खुश आमदीद इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी आलमी क्रिमिनल सिंडिकेट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका पैमाना और उसके इर्द गिर्द घूमे जियोपॉलिटिकल राज इंसानी सोच को धंग कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी की। चलिए बिना किसी देर के इस रहस्य में घुसते हैं और देखते हैं कि ये आखिर है क्या। $25 मिलियन, ज़रा तसव्वुर करें। ये वो अजीम इनाम है जो अमेरिका ने दाऊद इब्राहिम के सर पर रखा हुआ है। ये कोई आम शख्स नहीं, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएन और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों की नज़र में एक आलमी दहशतगर्द है। लेकिन जानते हैं सबसे हैरानकुन बात क्या है? इस कहानी का आगाज़ इस मकाम से बिल्कुल नहीं होता। दरअसल इस मुनज़्ज़म जराइम और दहशतगर्दी के मास्टरमाइंड की पैदाइश महाराष्ट्र, इंडिया में एक पुलिस हेड कांस्टेबल के घर हुई थी। एक कानून नाफिज करने वाले का बेटा आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा नार्को टेररिस्ट बन गया। है ना अजीब आयरनी? तो चलिए सबसे पहले इस डी कंपनी के उरूज पर एक नज़र डालते हैं। आज के इस खतरे की शिद्दत को समझने के लिए हमें डी कंपनी की पुरतशद्दुद तारीख देखनी होगी। जिंदगी के शुरुआती हिस्सों में अपनी नौजवानी में ही दाऊद ने चोरी चकारी और धोखाधड़ी का रास्ता अपना लिया था। मुंबई की सड़कों पर छोटे मोटे जराइम से आगाज किया, फिर मुकामी गैंगस्टर बाशु दादा के गैंग का हिस्सा बना। लेकिन वहां बात नहीं बनी और जल्द ही उसने अलहदगी इख्तियार कर ली। अपने बड़े भाई शबीर के साथ मिलकर उसने अपनी एक बिल्कुल नई क्रिमिनल सिंडिकेट की बुनियाद रखी, जिसे हम और आप आज डी कंपनी के नाम से जानते हैं। कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ तब आया जब दाऊद के भाई शबीर को राइवल पठान गैंग ने कत्ल कर दिया। इस वाक़े ने सब कुछ बदल दिया। अब दाऊद गैंग का अकेला बेताज बादशाह बन गया। उसने अपनी सरगर्मियों को महज छोटे जराइम तक महदूद नहीं रखा, बल्कि गोल्ड स्मगलिंग, रियल एस्टेट और ड्रग ट्रैफिकिंग की अंधेरी दुनिया में पूरी तरह कदम रख दिया। और देखते ही देखते 1990 की दहाई के आगाज तक डी कंपनी कोई मामूली मुकामी गैंग नहीं रही। इस गैंग में 5,000 से ज़ायद मेंबर्स शामिल हो चुके थे और सालाना आमदनी करोड़ों रुपए। जरा सोचिए, एक पुलिस वाले का बेटा अब एक मुकम्मल और ताकतवर क्राइम बॉस बन चुका था। इसके बाद रुख करते हैं 1993 के बॉम्बे धमाकों की तरफ। डी कंपनी का दायरा अब ऑर्गेनाइज क्राइम से बढ़कर बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी की तरफ मुड़ गया था। मार्च 1993 के खौफनाक बॉम्बे धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को ही समझा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। मशहूर वकील राम जेठमलानी ने बाद में दावा किया था कि बॉम्बे धमाकों के बाद दाऊद ने उन्हें लंदन से कॉल की थी। उसने पेशकश की कि अगर उसे पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर से बचाया जाए तो वो इंडिया आकर कानून का सामना करने के लिए तैयार है। जेठमलानी के मुताबिक उस वक्त के सियासतदानों ने ये ऑफर ठुकरा दी, क्योंकि उन्हें शायद डर था कि दाऊद कोर्ट में उनके अपने राज फाश न कर दे। अब बात करते हैं एक आलमी टेरर सिंडिकेट के बारे में। 1993 के बाद तो जैसे डी कंपनी हिंदुस्तान की सरहदों से निकलकर एक मल्टीनेशनल दहशतगर्द और मुनशियात के नेटवर्क में बदल गई। मई 2015 की कुछ रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो दाऊद इब्राहिम की नेटवर्थ का तखमीना 6.7 बिलियन US डॉलर्स लगाया गया। ये रकम किसी भी आम क्रिमिनल गैंग के लिए बिल्कुल नाकाबिले यकीन है। हालांकि डी कंपनी ने अपना दायरा एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैला लिया था, लेकिन हैरत की बात यह है कि इनकी गैर कानूनी कमाई का 40% हिस्सा आज भी इंडिया से ही आता है, बाकी 60% दुनिया के दूसरे हिस्सों से। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इस सिंडिकेट की जड़ें अब भी अपने होम टर्फ पर कितनी गहरी हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी बड़ी दौलत दुनिया भर में बिना किसी की नज़र में आए इधर से उधर कैसे होती है? इसका सीधा सा जवाब है हवाला सिस्टम। ये एक ऐसा शैडो फाइनेंशियल नेटवर्क है जिसके ज़रिए रकम बगैर किसी कानूनी रिकॉर्ड के और ऑफिशियल एजेंट्स की नज़रों से पूरी तरह बचाकर दुनिया भर में मुंतकिल की जाती है। डी कंपनी इस सिस्टम का बेहतरीन इस्तेमाल करती आई है। और बात सिर्फ पैसों तक महदूद नहीं रही। US ट्रेजरी रिपोर्ट्स इस बात की निशानदही करती हैं कि डी कंपनी और अल-कायदा आपस में स्मगलिंग रूट्स शेयर करते हैं। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि दाऊद को तालिबान की हिफाजत हासिल रही और यहाँ तक कि 2008 के मुंबई हमलों में जिन्हें लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया, उनकी लॉजिस्टिक्स में भी दाऊद का हाथ बताया जाता है। इस सब में एक थोड़ा अजीब पहलू भी है, द बॉलीवुड कनेक्शन। इस खौफनाक संगीन हकीकत के साथ एक और पहलू जुड़ा है जो इस पूरी कहानी को किसी फिल्म जैसा बनाता है,
1980 اور 90 کی دہائی میں ڈی کمپنی نے صرف فلموں کو فائنانس ہی نہیں کیا بلکہ بالی ووڈ پروڈیوسر سے جبرن ایکسٹارشن کی، انہیں دھمکیاں دی، یہاں تک کہ مشہور پروڈیوسرز جاوید صدیقی اور گلشن کمار کے قتل میں بھی اس سنڈیکیٹ کا نام سامنے آیا۔ اور وقت کی عجیب ستم ظریفی دیکھیے کہ اس پورے مافیا نیٹ ورک نے کمپنی اور بلیک فرائیڈے جیسی ہٹ کرائم فلموں کی کہانیوں کے لیے باقاعدہ انسپریشن کا کام کیا۔ آخری حصے میں رخ کرتے ہیں کراچی کے بھوت کی طرف۔ اتنی بڑی کرمنل امپائر کھڑی کرنے اور دنیا بھر کی وانٹڈ لسٹس پر ہونے کے باوجود آج کا سب سے بڑا جیو پولیٹیکل راز کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس گینگ کا سردار آخر چھپ کہاں رہا ہے۔ انڈیا سے فرار ہونے کے بعد داؤد ابراہیم کی اصل لوکیشن کا پتہ لگانا عالمی سطح پر ایک زبردست بحث اور تصادم کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اس کے بھاگنے اور چھپنے کا اگر آپ پیٹرن دیکھیں تو کافی واضح ہے۔ 1986 میں وہ انڈیا سے فرار ہو کر دبئی پہنچ گیا، پھر 1993 کے بامبے دھماکوں کے بعد جب حالات خراب ہوئے تو اس نے اپنی جگہ بدلی اور کراچی، پاکستان ریلوکیٹ ہو گیا، اور بالآخر 2003 میں اسے UN اور امریکہ کی جانب سے عالمی دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ اس سلسلے میں اس کے اپنے پرانے ساتھی چھوٹا راجن کی بات بہت اہم ہے۔ اس نے ایک انٹرویو میں کھلے الفاظ میں کہا تھا کہ وہ کبھی کبھار پاکستان سے باہر سفر ضرور کرتا ہے لیکن کراچی ہی اس کی پرماننٹ بیس ہے۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک بہت بڑا عالمی جیو پولیٹیکل اختلاف۔ انڈین انٹیلیجنس کی رپورٹس اور ڈوزیئرز مدت سے دعویٰ کرتے آ رہے ہیں کہ داؤد کراچی میں رہتا ہے اور اس کے پاس وہاں باقاعدہ 9 ریزیڈنسز ہیں، لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی حکام مسلسل اور سختی سے اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ داؤد ابراہیم ان کی سرزمین پر موجود ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ قائم ہیں۔ حالانکہ 2020 میں یونائیٹڈ نیشنز کی سینکشنز کے حوالے سے پاکستان کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں داؤد ابراہیم کے 3 مخصوص کراچی کے ایڈریسز بتائے گئے تھے۔ ان میں سے ایک وائٹ ہاؤس نیئر سعودی ماسک بھی شامل تھا، مگر اس پر بعد میں پاکستان نے وضاحت کی کہ وہ صرف UN کی سینکشنڈ افراد کی فہرست کو ریپروڈیوس کر رہے تھے اور یہ کسی بھی طرح سے داؤد کی موجودگی کا اعتراف نہیں تھا۔ اس مدے پر دونوں اعتراف کی بحث آج بھی جاری ہے۔ پر اصل سچ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ چاہے اس کے اکاؤنٹس فریز ہو چکے ہوں، اس پہ دنیا بھر کی پابندیاں لگ چکی ہوں یا انٹیلیجنس ایجنسیز دن رات اس کے پیچھے ہوں، داؤد ابراہیم کا نیٹ ورک ان تمام بین الاقوامی سرحدوں اور رکاوٹوں کو لگاتار مات دیتا آ رہا ہے۔ یہ سنڈیکیٹ وقت کے ساتھ ختم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئی ہے۔ تو اس جائزے کے آخر میں ایک بہت ہی گہری سوچ میں ڈال دینے والی بات سامنے آتی ہے۔ اگر ایک ایسا مجرم جس کا چھپا چھپا ڈاکیومنٹڈ ہو، وہ اشکارا طور پر دنیا سے چھپ کر دہائیوں تک ملٹی بلین ڈالر کی ٹیرر سنڈیکیٹ چلا سکتا ہے، تو یہ حقیقت ہمارے گلوبل لا انفورسمنٹ کی اصل طاقت اور ان کی حدود کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے اس ایکسپلینر میں بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔